ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 101 मैं बिल्कुल नहीं झांकूंगा। हम गूहे के शब्दों को सुनने के बाद यून एक पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से जवाब दिया। गूहे ने मछली को भूनने के लिए आग पर रखा और देखा कि यून के दिमाग में कुछ चल रहा था। वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम जल्दी में हो? बस 2 दिन और रुको और मैं तुम्हें सील खोलने में मदद करूंगा। यून कुछ हद तक हिचकिचाहट में दिखी और एक पल के चिंतन के बाद फुसफुसाया, मैं नहाना चाहती हूँ। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में आने के बाद से यून ने कई दिनों तक स्नान नहीं किया था। पहले वह बिना नहाए एक दिन भी असहज महसूस करती थी। इतने दिन बिना नहाए रहना उसके लिए एक तरह की पीड़ा थी। हालांकि गूहे के साथ इस तरह के शर्मनाक मामले पर चर्चा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। यही कारण था कि वह सील हटाने के लिए उत्सुक थी। सील खुलने के बाद वह खुद बाहर जा सकती थी और नहाने के लिए एक शांत जगह ढूंढ सकती थी। वर्तमान में सील बरकरार होने और बाहर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज होने के कारण वह अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अगर वह जादुई जानवरों का सामना करती तो वह अपनी मौजूदा ताकत से उन्हें संभाल नहीं पाती। तुम नहाना चाहती हो? यून की बातें सुनकर गूहे थोड़ा चौंक गया और फिर मुस्कुराया, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें नहलाने ले जाऊंगा। हम यून का गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने गूहे द्वारा दी गई भुनी हुई मछली ली और उसे खाना शुरू कर दिया। भुनी हुई मछली को अपने हाथ में लेने के बाद यून ने देखा कि गूहे उसे गौर से देख रहा था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने पूछा, क्यों? तुम मुझे क्यों देख रही हो? उसने अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछा, ये सोचकर कि शायद उसके होंठों पर कुछ तेल लग गया होगा। गूहे अपनी तंद्रा से बाहर आया और हल्के से मुस्कुराया। तो मछली का स्वाद कैसा है? क्या तुम्हें और चाहिए? उसने अपने हाथ में बची हुई ग्रिल्ड मछली की ओर इशारा किया। यून ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से कहा, मैंने बहुत खा लिया है। गूहे ने जवाब में सिर हिलाया और अपनी ग्रिल्ड मछली को खाना शुरू कर दिया। मछली को ग्रिल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लपटें उसकी व्यक्तिगत दिव्य अग्नि द्वारा बनाई गई थीं और उसने खाना पकाने के लिए सही समय पर महारत हासिल कर ली थी। अपने पिछले जीवन की यादों से प्रयोग किए गए कुछ मसालों के साथ ग्रिल्ड मछली का स्वाद वास्तव में असाधारण था। थोड़ी देर बाद गूहे ने मछली का आखिरी निवाला निगल लिया, अपने हाथ पोंछे और फिर खड़ा हो गया। उसने यून से कहा, चलो मैं तुम्हें नहलाने ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। यून एक पल के लिए झिझकी और फिर वह उसके पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर यून ने गूहे की हरकतें देखी और थोड़ा हैरान हो गई। वह शर्मा गई, थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी और उसने पूछा, क्या तुम क्या कर रहे हो? उस पल गूहे ने अपनी बाहें खोल दी, ऐसा मुद्रा बना ली जैसे कि वह उसे गले लगाने का इरादा रखता हो। गूहे ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, बेशक मैं तुम्हें गले लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। यून का चेहरा और भी लाल हो गया और वह एक पल के लिए झिझकी और फिर एक नर्म आवाज में बोली, शायद हमें नहीं जाना चाहिए। फिर वह मुड़ी और गुफा में वापस जाने लगी। हम पहले ही बाहर आ चुके हैं, तुम वापस क्यों जा रही हो? यून को भागने की कोशिश करते देख गूहे के होंठ थोड़े मुड़े और उसने उसे मजबूती से पीछे खींच लिया। एक ताज़ा हवा गूहे की ओर बही और जल्द ही एक नर्म सुगंधित शरीर उसके आलिंगन से टकराया। जैसे ही उसका कोमल शरीर गूहे से टकराया, ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर सीधा असर हुआ हो, जिससे उसका दिल कांप उठा। गूहे के अचानक हरकत से यून के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वह एक पल के लिए गूहे के इरादों को समझ नहीं पाए। क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यून को घबराहट महसूस हुई, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि गूहे क्या करने की कोशिश कर रहा था और क्या किया जा सकता है। बेशक मैं तुम्हें नहाने ले जा रहा हूँ, गूहे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ आवेगपूर्ण इच्छाओं को दबाते हुए। उसने अपनी बाहें फैलाईं और यून की खूबसूरत कमर को पकड़ लिया। अपनी बाहें उसकी नाजुक कमर के चारों ओर कसकर लपेटे हुए गूहे को एक पल के लिए विचलित महसूस हुआ। क्यों तुम जा नहीं रही हो? जैसे ही गूहे अपनी बाहों में कोमलता का आनंद ले रहा था, यून की थोड़ी शर्मिंदा आवाज उसके कानों में सुनाई दी। ओह सॉरी। गूहे मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्दों में कोई पश्चाताप नहीं था। उसने एक बार फिर अपनी बाहों में सुंदर महिला को पकड़ लिया। बाद में गूहे ने हल्के से अपने पैर को थपथपाया और यून को पकड़कर हवा में उड़ गया। हवा की तेज धार उनके कानों में भर गई, उनके कपड़ों को उनकी त्वचा से कसकर दबा दिया। यून अभी भी गूहे का सफ़ेद लबादा पहने हुए था और कॉलर हवा में थोड़ा फड़फड़ा रहा था, जिससे एक विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था। सफ़ेदी
इस खूबसूरत दृश्य को देखकर गूहे ने अनजाने में अपनी गति धीमी कर दी और यून यून को मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के चारों ओर घुमाते हुए झरने की ओर बढ़ गया। एक गहरी सांस लेते हुए गूहे ने अपनी आंतरिक इच्छाओं को बलपूर्वक दबा दिया और यून यून को देखा, जो दृढ़ता से उसके आलिंगन में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक चंचल चमक दिखाई दी। थोड़ी देर बाद गूहे अभी भी यून यून को पकड़े हुए झरने के पास एक स्थान पर पहुंच गया। हम यहाँ हैं, गूहे ने धीरे से कहा और उसने यून यून के हाथ पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। पास के झरने को देखकर यून यून गूहे के आलिंगन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है और उसका गोरा चेहरा चमकीला लाल हो जाता है। गूहे थोड़ा मुस्कुराया और पास के झरने की ओर इशारा किया। तुम जाकर नहा सकती हो, मैं यहाँ इंतजार करूंगी। हम यून यून ने शर्मीले चेहरे के साथ जवाब दिया, अपना सिर नीचे किया और झरने की ओर चल पड़ी। जब वह झरने के किनारे पहुंची तो यून यून झिझकी और तुरंत पानी में नहीं उतरी। वह गूहे की ओर देखने के लिए मुड़ी। यून यून को पानी के किनारे झिझकते हुए देखकर गूहे खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या हुआ? चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यून यून एक पल के लिए रुकी और फिर झिझकते हुए बोली, क्या तुम और दूर जा सकती हो? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गूहे को आखिरकार समझ में आ गया कि यून यून को उसके झांकने की चिंता थी। इससे वह चिढ़ गया। क्या वह उस तरह का व्यक्ति था? अगर वह झांकना चाहता तो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर वह यून यून को देख सकता था, चाहे वह कहीं भी नहाती हो। एक पल के चिंतन के बाद गूहे ने नीचे पानी की सतह से उठती पानी की धुंध की ओर इशारा किया। देखो, यह कोहरा इतना घना है कि अगर मैं बहुत करीब भी खड़ा हो जाऊं तो भी मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। मैं अब तुमसे बहुत दूर हूं, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। उसकी व्याख्या सुनकर यून यून किनारे पर खड़ी हो गई, नीचे कोहरे को देखते हुए। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। गूहे उसकी चिंताओं को समझते हुए झरने से दूर चले गए। लगभग 10 मीटर दूर चलते हुए उन्होंने यून यून से कहा, ये ठीक होना चाहिए। मैं वास्तव में तुम्हें यहाँ से नहीं देख सकता और यदि तुम्हें कोई खतरा है तो तुम मदद के लिए मेरे पास आ सकते हो। आगे बढ़ो, डरो मत, यहाँ स्नान करना बहुत आरामदायक है। और पीछे मत मुड़ो। ये देखकर कि गूहे दूर चला गया था, यून यून ने आखिरकार अपनी सांस खोलने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट की। जैसे ही उसने अपनी सांस हटाई, उसका ढीला सफ़ेद लबादा धीरे धीरे उसके कंधों से नीचे सरक गया। उसके लंबे, बहते काले बालों के नीचे उसकी बर्फ सी सफ़ेद पतली आकृति उभरकर सामने आ रही थी। सुंदर, पतली, मनमोहक और सुंदर। वक्र और रेखाएं इतनी आकर्षक थीं कि वह शान से खड़ी थी। एक पल के बाद यून यून ने आखिरकार स्नान करना समाप्त कर दिया। जैसे ही वह किनारे पर आने के लिए तैयार हुई, उसने देखा कि उसका सफ़ेद लबादा किनारे पर पड़ा हुआ है। उसके सीने के घाव वाले हिस्से पर अभी भी कुछ हल्के खून के धब्बे थे, जब गूहे ने दवा लगाई थी। इसके अलावा कई दिनों तक पहनने के कारण लबादा काफ़ी गंदा हो गया था। उसके ताजे नहाए हुए शरीर को देखते हुए यून यून एक पल के लिए झिझकी, फिर पानी में वापस सिमट गई। उसने किनारे पर गूहे को धीरे से पुकारा, क्या तुम मेरे लिए कुछ नए कपड़े ला सकते हो? यून यून की आवाज़ सुनकर गूहे को लगा कि वह पकड़ा गया है और तुरंत अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया। नए कपड़े। एक पल के लिए शून्य में घूरते हुए गूहे ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसे खोजा नहीं गया था। लेकिन रुको, वह चिंतित क्यों था? उसने झांका नहीं था, वह केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था। उस विचार को ध्यान में रखते हुए गूहे धीरे से खड़ा हुआ, अपनी स्थानिक अंगूठी से एक बैंगनी वस्त्र निकाला और झरने के किनारे पर पहुंच गया। उसने बैंगनी वस्त्र को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे उठा लिया। मैं इसे यहाँ किनारे पर छोड़ दूंगा, तुम आकर इसे खुद ले सकते हो। अध्याय 102, यून यून का मार्मिक क्षण। तुम ऊपर आकर इसे क्यों नहीं ले आते? गूहे ने उलझन के भाव से पूछा जब उसने देखा कि यून यून कोई हरकत नहीं कर रही थी। क्या उसे उम्मीद थी कि वह कपड़े उसके पास लाएगा, या तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हारे पास लाऊं? गूहे ने सीधे पूछा, जिससे यून यून आश्चर्यचकित हो गई, जो पानी में सिकुड़ गई, अपना सिर धीरे से हिलाते हुए और बुदबुदाते हुए बोली, तुम्हें और दूर चले जाना चाहिए। गूहे ने आह भरी और फिर निराश होकर अपनी पिछली जगह पर वापस आ गया, झरने की ओर पीठ करके बैठ गया। इसके बाद उसने झरने की दिशा में चिल्लाया, मैं दूर चला गया हूँ, तुम अब ऊपर आ सकते हो। उसके शब्दों से राहत पाकर यून यून धीरे से पानी में खड़ी हो गई और चुपचाप किनारे की ओर चली गई। उसने पानी से बाहर झांका, ये देखते हुए कि गूहे वास्तव में किनारे से बहुत दूर चला गया था। उसने अपना नाजुक हाथ बढ़ाया और बैंगनी लबादा उठाया जो उसने पीछे छोड़ दिया था। जल्दी से यून यून ने गूहे द्वारा उसके लिए छोड़ा गया ढीला बैंगनी लबादा पहन लिया। ओवरसाइज्ड परिधान उसके ऊपर ढीला लटका हुआ था, जिससे उसकी आकर्षक कॉलरबोन और उसकी जांघों की सफ़ेदी दिख रही थी।
गूहे के बैंगनी लबादे पर टिकी मर्दाना आभा को महसूस करते हुए युन युन का चेहरा जल उठा, उसका दिल शर्मिंदगी से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह पास में एक आदमी के साथ नहा रही होगी। पहले के दृश्य के बारे में सोचकर वह और भी लाल और गर्म हो गई। गूहे को दूर से मासूमियत से बैठे देखकर युन युन को राहत का एहसास हुआ। सौभाग्य से एल्डर गूहे एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने झांकने का वादा नहीं किया था और उन्होंने अपना वचन निभाया, कभी अपनी नज़र इधर उधर नहीं जाने दी। इससे युन युन के मन में गूहे के लिए और भी गहरा लगाव पैदा हो गया। उसे इस बात का एहसास न होने के लिए दोषी महसूस हुआ कि उसने वर्षों से उसकी कितनी चुपचाप देखभाल की थी। उसने अब से गूहे के साथ अच्छा व्यवहार करने की कसम खाई। वह अब उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी। ये सोचते हुए उसने गूहे की पीठ की ओर देखा और उसकी आंखों में कोमलता की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से आवाज़ लगाई, मैं नहा चुकी हूँ। बेशक गूहे को पहले से ही पता था कि युन युन नहा चुकी है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान झरने पर ही लगा हुआ था। युन युन की आवाज़ सुनकर वह तुरंत खड़ा हो गया, घूमा और युन युन को देखा। उसने एक पल के लिए उसका मूल्यांकन किया और फिर धीरे से मुस्कुराया, ये थोड़ा बड़ा है। गूहे की नज़र को भांपते हुए युन युन ने सहज रूप से उजागर क्षेत्र को छिपाने के लिए बागे का कॉलर कस दिया। गूहे ने अपनी नज़र हटा ली, जैसा कि उसने पहले किया था। युन युन के पास चला गया, अपनी बाहें उसके लिए खोल दी और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, चलो तुम नहा चुकी हो, अब वापस जाने का समय है। युन युन ने गूहे को चिढ़ाते हुए घूरा, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से उसके गले लग गई। गूहे ने हंसते हुए उस खूबसूरत महिला को कसकर पकड़ लिया, अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया। उसने उस अनोखी खुशबू को सूंघा जिससे उसका दिल थोड़ा सा धड़क उठा। युन युन के आग्रह पर गूहे ने हल्के से अपना पैर थपथपाया और युन युन को पकड़कर एक बार फिर आसमान में उड़ गया। जैसे ही उनकी आकृतियां शून्य में से गुजरी, हवा के झोंकों ने फिर से युन युन के लबादे को उड़ा दिया, जिससे गूहे को एक और शानदार नज़ारा देखने को मिला। थोड़ी देर बाद गुफा के सामने गूहे ने अनिच्छा से युन युन को छोड़ दिया। धन्यवाद। युन युन शर्मा गया और गुफा की ओर बढ़ गया। गूहे ने चिढ़ाते हुए कहा, आपका स्वागत है। मुझे पता है कि महिलाओं को साफ रहना पसंद है। मैं कल आपको स्नान के लिए नीचे लाता रहूंगा। ये सुनकर युन युन थोड़ा घबरा गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह गुफा में तेजी से चली गई। अगले दिन, क्या ये वास्तव में ठीक हो गया है? आपको कुछ और दिन आराम करने की ज़रूरत नहीं है ना? गुफा में गूहे ने युन युन को देखा, जो बड़े आकार का बैंगनी लबादा पहने हुए था, और सलाह दी, आपको निश्चिंत होना चाहिए कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, एल्डर गूहे। तो क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि इस सील को जल्दी से कैसे हटाया जाए? ये सुनकर गूहे ने धीरे से आह भरी, उसकी आंखों में निराशा का एक संकेत था। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग में हाथ डाला और एक जेड बोतल निकाली। जेड बोतल के अंदर कोई और नहीं बल्कि पौराणिक साथी नीलम स्रोत था। बोतल को अपने हाथ में पकड़े हुए गूहे ने युन युन से कहा, इस बोतल में साथी नीलम स्रोत है, जो आपके शरीर के भीतर नीलम सील को खोल सकता है। साथी नीलम स्रोत बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के शरीर से उत्पन्न हुआ था, और नीलम सील भी बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के भीतर की शक्ति का परिणाम था। दोनों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई थी। जब युन युन ने कंपेनियन एमेथिस्ट स्रोत को ग्रहण किया, तो इसने अस्थायी रूप से उसके भीतर की ऊर्जा को आत्मसात कर लिया, जिससे वह अपने शरीर के भीतर एमेथिस्ट सील को सीधे खोलने में सक्षम हो गई। ये सुनकर युन युन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और उसने गूहे के हाथ में जेड की बोतल को देखा। यह क्या है? गूहे ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, क्या आपने कभी कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स के बारे में सुना है? कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स? युन युन इस शब्द से थोड़ा स्तब्ध थी और फिर उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने अविश्वास में गूहे के हाथ में जेड की बोतल को देखा और पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि इस बोतल में पौराणिक कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स है? स्पष्ट रूप से युन युन ने कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स के बारे में भी सुना था। गूहे ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। मैंने इसे बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की मान से प्राप्त किया है। युन युन का दिल तुरंत जल उठा। वह जानती थी कि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा एक असाधारण और दुर्लभ जादुई जानवर था, क्योंकि यह एकमात्र तरीका था जिससे वह छठी रैंक तक पहुंच सकता था। जब भी यह जादुई जानवर प्रजनन करता था, तो शावकों के साथ साथ साथी नीलम स्रोत पैदा होने की बहुत कम संभावना होती थी। शेर राजा के पेट में लंबे समय तक रहने के कारण साथी नीलम स्रोत में एक शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा थी। जब युवा जादुई जानवर चौथी रैंक तक बढ़ गए, तो इसे निगलने से वे सीधे 5वीं रैंक के जादुई जानवरों में विकसित हो सकते थे। इसके अलावा उनके अंदर की नीलम की आग अन्य बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेरों की तुलना में और भी अधिक भयानक होगी, जिन्होंने साथी नीलम स्रोत का सेवन नहीं किया था। जहां तक उसे पता था, सैकड़ों बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजाओं में से एक का भी साथी नीलम स्रोत को जन्म देना दुर्लभ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गूहे की किस्मत इतनी अविश्वसनीय होगी।
हालांकि सदमे से परे युन युन को बहुत गहरा आघात लगा। वह कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स की कीमत जानती थी, लेकिन गूहे ने उसे देने के लिए बिना किसी प्रयास के उसे निकाल लिया था। ये सोचते हुए युन युन ने गूहे को जटिल भावनाओं के साथ देखा। उसके दिल में एक सूक्ष्म स्नेह पनप रहा था। गूहे, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? गूहे युन युन के विचारों से अनजान था। उसने जैड की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी और कहा, चूंकि तुम कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स के प्रभावों को समझती हो, इसलिए आगे बढ़ो और इसे ले लो। इसके प्रभाव तुम्हारे भीतर की सील को हटाने के लिए पर्याप्त हैं। युन युन एक पल के लिए झिझकी और फिर धीरे से गूहे से जैड की बोतल स्वीकार कर ली। अध्याय 103 साथी नीलम स्रोत के दुष्प्रभाव। युन युन साथी नीलम स्रोत प्राप्त करने के बाद गुफा के एक कोने में चली गई और उसे पीने की तैयारी करते हुए बैठ गई। गूहे उसकी रक्षा करने के लिए उसके बगल में खड़ा था। युन युन ने बोतल का ढक्कन खोला और तुरंत अंदर बैंगनी तरल देखा। साथ ही जैड बोतल से एक अत्यंत शुद्ध ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए युन युन की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसने खुशी का भाव प्रकट किया। वह अपने शरीर के भीतर नीलम सील को थोड़ा सा कांपते हुए महसूस कर सकती थी। हालांकि एक मामूली प्रतिक्रिया इसने पुष्टि की कि गूहे सही था, साथ ही नीलम स्रोत वास्तव में उसके भीतर नीलम सील को प्रभावित कर सकता है। बोतल को अपने लाल होठों के करीब लाते हुए युन युन ने संकोच नहीं किया। उसने साथ ही नीलम स्रोत की पूरी बोतल पी ली। बैंगनी तरल उसके गले से नीचे उतरा, जिससे एक झुलसने वाली सनसनी पैदा हुई। जल्द ही साथ ही नीलम स्रोत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसके पेट से गर्मी की लहरें फूट पड़ीं, उसकी मेरिडियन में बह गईं और धीरे धीरे उसकी हड्डियों और मांस में समा गईं। ये गर्मी समय के साथ बढ़ती गई। युन युन के सुंदर चेहरे पर बैंगनी रेखाएं दिखाई दी, जिससे वह कुछ हद तक विदेशी दिख रही थी। हालांकि साथी नीलम स्रोत में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, लेकिन एक डू सम्राट के रूप में युन युन इसे झेल सकता था। जैसे जैसे आंतरिक गर्मी बढ़ती गई, युन युन की कोमल त्वचा धीरे धीरे बैंगनी हो गई। अपने भीतर बढ़ती गर्मी को महसूस करते हुए युन युन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से अपने भीतर नीलम सील को प्रभावित करने की शक्ति को नियंत्रित किया। इस समय उसके पूरे शरीर में मांस और खून बैंगनी छापों से ढका हुआ था। इन छापों का एक निश्चित संबंध था, जो उसके डू क्रिस्टल के भीतर की ऊर्जा को बाहर से पूरी तरह से अलग कर रहा था, जिससे उसका संचार असंभव हो गया। युन युन का दिमाग चला गया और उसने साथी नीलम स्रोत द्वारा रूपांतरित बैंगनी ऊर्जा को इन बैंगनी छापों की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। धमाका! जब बैंगनी छापें बैंगनी ऊर्जा से टकराईं, तो ऐसा लगा जैसे कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई हो। छापें बिखर गईं और बैंगनी वायु प्रवाह के धागों में बदल गईं, जो बैंगनी ऊर्जा में विलीन हो गईं। जैसे जैसे उसने छापों से अधिक ऊर्जा को अवशोषित किया, युन युन के शरीर के भीतर बैंगनी ऊर्जा का रंग गहरा होता गया। जब रंग एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गया, तो बैंगनी ऊर्जा अचानक कांपने लगी और बैंगनी ऊर्जा के भीतर से एक हल्की लौ फूट पड़ी। एक पल में बैंगनी ऊर्जा एक सूक्ष्म बैंगनी लौ में बदल गई। उसके डू क्यूई के भंवर के भीतर बैंगनी लौ की एक किरण स्वतंत्र रूप से टिमटिमा रही थी। इससे एक कोमल गर्मी निकली, जो युन युन के शरीर में व्याप्त हो गई और अंत में उसके डू क्रिस्टल में प्रवेश कर गई। हल्की गर्मी उसके डू क्रिस्टल में समा जाने के बाद युन युन को तुरंत महसूस हुआ कि उसका डू क्रिस्टल अब सफलतापूर्वक काम कर सकता है और उसके अंदर डू क्यूई स्वतंत्र रूप से बह सकता है। इस घटना के लिए युन युन पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसके भीतर परमानंद की लहर दौड़ गई। इस विशेष घटना का निस्संदेह मतलब था कि उसके शरीर के अंदर नीलम की सील खुलने वाली थी। हालांकि इस समय युन युन ने देखा कि उसका शरीर अचानक बेचैन होने लगा। ये बेचैनी युन युन के भीतर सबसे आदिम इच्छाओं को जगाने लगी, जिससे वह धीरे धीरे थोड़ी खोई हुई सी लगने लगी। गूहे युन युन से कुछ दूर क्रॉस लेग करके बैठा था, कभी कभी उसकी आभा में होने वाले बदलावों को जांचता हुआ। शुरू में जब उसने युन युन के शरीर के अंदर डू क्यूई की कुछ हलचल महसूस की, तो उसने मान लिया कि नीलम की सील हटने वाली है। हालांकि अगले ही पल उसका हाव भाव कुछ अजीब हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि युन युन की वर्तमान स्थिति कुछ असामान्य लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हालत कुछ अस्त व्यस्त थी। ठीक उसी समय युन युन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र कुछ हद तक एकाग्र नहीं थी। उसने अपने चेरी जैसे होठों को थोड़ा सा खोला और धीरे से बुदबुदाते हुए एक गर्म सांस छोड़ी। बहुत गर्म, मैं बहुत गर्म हूँ। ये देखकर गूहे कुछ हद तक अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। उसने युन युन को देखा, जो इस समय किसी भी तरह की शान से रहित था, कुछ हद तक अवाक महसूस कर रहा था। क्या ये हो सकता है कि इस साथी नीलम स्रोत में भी कामोद्दीपक प्रभाव हो? रुको! अचानक गूहे को कुछ याद आया। मूल कार्य में जियाओ यान ने भी साथी नीलम स्रोत का सेवन किया था और कामोद्दीपक प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं था। क्या ये हो सकता है? इस समय गूहे को एक संभावना याद आई।
वह संभावना ये थी कि यून यून के अंदर नीलम सील की ऊर्जा में किसी तरह एक अज्ञात परिवर्तन आया था जब ये साथी नीलम स्रोत की ऊर्जा के संपर्क में आया था, जिसके परिणामस्वरूप तथाकथित कामोद्दीपक प्रभाव हुआ। जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो गूहे का मुंह थोड़ा सा हिल गया। ये वास्तव में बहुत दूर जा रहा था। इस अप्रत्याशित स्थिति ने गूहे को चौंका दिया था, जिससे आमतौर पर शांत रहने वाले गूहे थोड़े असहाय हो गए थे। जैसे ही उसने इस पर विचार किया, यून यून की वर्तमान स्थिति और भी अधिक हैरान करने वाली हो गई। गूहे की नज़र उस पर पड़ी। इस समय यून यून के काले काले बाल पूरी तरह से नीचे लटक रहे थे, जिससे वह आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। उसकी चमकदार आंखें धुंधली गुणवत्ता से भरी हुई थीं, जिसमें नई नई मोहकता का संकेत था। बिल्कुल मनमोहक और लुभावनी, उसका चेहरा हल्के गुलाबी रंग से लाल हो गया और उसके चेरी जैसे होठों से एक गर्म उमस भरी सांस निकल रही थी। उसकी गोरी, चिकनी और पतली टांगें अब खुली हुई थीं, जिससे वह संतुलित और सुंदर लग रही थी। गूहे के सामने यून यून का पिछला व्यवहार हमेशा गरिमा में सुरुचिपूर्ण और महान रहा था, लेकिन अब उसके सामने यून यून आकर्षक थी। उसके हर कदम में एक मादक आकर्षण था। इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य का सामना करते हुए गूहे खुद को मुश्किल से निगलने से रोक नहीं सका। वह अब और विरोध नहीं कर सका और यून यून की ओर चल पड़ा। गूहे की मर्दाना आभा को महसूस करते हुए यून यून को ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज से आकर्षित हो गई हो। वह सीधे उसके करीब चली गई और उसे गले लगा लिया। उसका कोमल शरीर उसके शरीर से लिपट गया और गूहे के शरीर के भीतर की काली आग अचानक भड़क उठी। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके चेरी जैसे होंठों पर जोश से चूमा। गूहे के होंठों और नाक से निकलती गर्म सांसें यून यून के आकर्षक चेहरे को छू रही थीं, जिससे उसका शरीर और भी गर्म हो रहा था। इस समय उसने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। उसकी लंबी पतली भुजाएं गूहे के शरीर को कसकर पकड़े हुए थीं। वे दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए। उनकी निगाहें और भी अधिक असंतुलित हो गईं, उनकी सांसें भारी होती जा रही थीं। ठीक इसी समय अचानक गुफा में ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे यून यून, जो अपनी समाधि में खोई हुई थी, कुछ स्पष्टता हासिल कर पाए। उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर यून यून का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने होंठ गूहे के होंठों से अलग किए और अपने चांदी के दांतों को काटा। उसने मुश्किल से कहा, नहीं गूहे, ऐसे नहीं। अपनी इच्छाओं की उत्तेजना के कारण यून यून की आवाज़ में सुन्नता का संकेत था। हालांकि अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप उसके स्वर में आंसू का एक दुर्लभ स्पर्श सुन सकते हैं। अध्याय 104 डू पूर्वज की गोली लेना। 10,000 अक्षर छोड़कर। आधे दिन बाद गुफा के अंदर की गतिविधि धीरे धीरे कम हो गई। वे दोनों थक गए थे और धीरे धीरे गहरी नींद में चले गए। एक और घंटा बीत गया। इस समय बैंगनी ऊर्जा की पतली किस्में धीरे धीरे यून यून के शरीर के भीतर प्रवाहित हुईं, जो उसने पहले खर्च की गई ताकत को फिर से भर रही थीं। थोड़ी देर बाद यून यून की खूबसूरत आंखें धीरे धीरे खुलीं और झिलमिला उठीं। होश में आने पर यून यून ने पहली बार थकान की लहर को अपने ऊपर महसूस किया। जब वह बैठी और अपने शरीर को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके गालों पर बहने लगे। क्यों? ऐसा क्यों होना था? यून यून ने गूहे द्वारा उतारे गए सफ़ेद लबादे को पकड़ा और जल्दी से खुद को ढांक लिया, अपने शरीर को छिपा लिया। उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। इस समय उसका दिमाग खाली था, जो उसके सामने हो रही हर चीज़ को समझ पाने में असमर्थ था। काफ़ी समय बाद यून यून ने गूहे को देखा, जो पहले से ही गहरी नींद में सो चुका था। उसकी खूबसूरत आंखों में एक जटिल भावना चमक उठी। हालांकि जो कुछ भी अभी हुआ था वह उसकी ओर से अनजाने में हुआ था, लेकिन उस अनुभव की यादें उसके दिमाग में गहराई से अंकित थीं। वह समझ गई कि वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण गूहे की गलती नहीं थी। अगर वह खुद पहल न करती, गूहे खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ नहीं होता, ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। फिर भी यून यून को उस आदमी का सामना करना मुश्किल लग रहा था जिसने उसकी मासूमियत छीन ली थी, उसके दिल में उसके लिए काफ़ी स्नेह होने के बावजूद। अभी अभी जो दृश्य उन्होंने साझा किया था उसे याद करते हुए यून यून के पीले चेहरे पर फिर से लाली आ गई। ये वास्तव में बहुत शर्मनाक था। गूहे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब थके हुए गूहे को देखते हुए यून यून की आंखों में एक जटिल भाव था। उसने सोचा था कि साथी नीलम स्रोत लेने से उसके शरीर के भीतर की सील पूरी तरह से हट जाएगी, लेकिन उसने इस प्रक्रिया में अपनी मासूमियत खोने की उम्मीद नहीं की थी। अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान के साथ यून यून ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने थके हुए शरीर से जूझते हुए खड़ी हो गई। उसने गूहे पर एक संक्षिप्त नज़र डाली और गुफा से धीरे धीरे बाहर निकलने से पहले एक नोट छोड़ा। वह स्वीकार नहीं कर सकी कि उनके बीच अभी क्या हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जब गूहे जागेगा तो वह उसका सामना कैसे करेगी। क्या उसे नफरत महसूस हुई? गूहे द्वारा अपनी मासूमियत छीन लिए जाने के बाद यून यून को उससे नफरत करनी चाहिए। हालांकि उसने पाया कि उसके दिल में थोड़ी भी नफरत नहीं थी।
इस पल उसे एहसास हुआ कि इस गुफा में सहवास के दौरान वह अनजाने में गुहे से प्यार करने लगी थी। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए यूनयून की आंखें खाली थीं, उसके कदम लक्ष्यहीन थे। वह मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज से चली गई। अभी वह बस इतना चाहती थी कि वह सब कुछ छोड़कर भाग जाए। कम से कम फिलहाल वह गुहे का सामना नहीं करना चाहती थी। आधे दिन बाद गुहे धीरे धीरे जाग उठा। जैसे ही उसे होश आया उसने सहज रूप से अपनी तरफ देखा। उसे वहां न पाकर उसे अचानक घबराहट महसूस हुई और उसने गुफा के चारों ओर नजर घुमाई। वह कहाँ है? गुहे ने खुद से कहा, यूनयून की आकृति को देखने में असमर्थ। उसके चेहरे पर भ्रम और परेशानी का मिश्रण दिखाई दिया। पिछली रात की जंगली यादें उसके दिमाग में कौंध गईं और वह शर्मिंदा होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद को रोक नहीं पाएगा और यूनयून की कोमलता के आगे झुक जाएगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, उसने सोचा। झपटा अगले ही पल गुफा में एक करारा थप्पड़ गूंजा। गुहे के सुंदर चेहरे पर एक चमकदार लाल हाथ का निशान दिखाई दिया। कुछ आत्मा आलोचना के बाद गुहे ने कपड़े पहने और यून की तलाश करने के लिए तैयार हो गया। अचानक उसने गुफा में पीछे छोड़ी गई नोट देखी। मुझे मत ढूंढो, मुझे थोड़ी देर के लिए शांत होने दो। नोट की सामग्री को पढ़ते हुए गुहे गहरे चिंतन में डूब गया। संदेश से यह निर्धारित करना मुश्किल था कि यून के वर्तमान विचार क्या थे, लेकिन ये तथ्य कि उसने उसके लिए एक नोट छोड़ा था, ये संकेत था कि स्थिति बहुत भयानक नहीं थी। उनके रिश्ते को सुधारने का अभी भी एक मौका था। मुस्कुराते हुए गुहे ने सोचा, यूनेर, अब जब तुम मेरी हो तो तुम कभी भी मेरी पकड़ से नहीं बच सकती। फिर उसने अपना ध्यान गहरे नीले कवच पर लगाया जिसे यून ने गुफा में पीछे छोड़ दिया था। उसने इसे अपने हाथों में लिया, इस पर एक हल्की सी खुशबू महसूस की। किनारों पर छोटी छोटी दरारों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए गुहे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। गुहे ने सावधानी से कवच को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। फिर वह खड़ा हो गया, गुफा छोड़ने की तैयारी कर रहा था। उसे गुफा में यून के साथ बिताए समय से प्यार हो गया था, लेकिन अब जब वह चली गई थी तो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में रुकने का कोई कारण नहीं था। अब उसका लक्ष्य टैग्रे रेगिस्तान में ग्रीन लोड स्कोर के दिल तक पहुंचना था, जहां उसने डू एंसेस्टर पिल लेने की भी योजना बनाई थी। उसके बाद वह ब्लू फीनिक्स की तलाश करेगा ताकि उसे अपना शिष्य बना सके। अब उसके लिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज छोड़ने का समय आ गया था। हालांकि एक बार जब वह चला गया तो गुहे ने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए डू पूर्वज गोली खाने का इरादा किया। थोड़ी देर बाद गुहे की आकृति घाटी में दिखाई दी, जहां उसने पहले अपनी सफलता हासिल की थी। जियोजिन, गुहे ने घाटी में प्रवेश करते ही पुकारा। अगले ही पल एक विशाल पक्षी आकाश से उतरा और धीरे से गुहे के बगल में उतरा। ये बड़ा पक्षी जियोजिन था। जमीन पर जियोजिन को देखकर गुहे के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। उसने पहले जियोजिन को घाटी छोड़ने से पहले यहां प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया था, लेकिन वह गुफा में डूबे होने के कारण पक्षी की उपस्थिति के बारे में भूल गया था। गुहे को अपनी लापरवाही का एहसास होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मास्टर, आप इतने लंबे समय के लिए क्यों चले गए? जियोजिन को आपकी याद आ रही थी, जियोजिन ने प्रकट होने के बाद थोड़ा तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। खांसते हुए गुहे को खुद को समझाना नहीं आता था और अंत में जियोजिन की भावनाओं को शांत करने के लिए उसने 5वीं श्रेणी के 2 जादू के कोर पेश किए। जियोजिन, कृपया मेरी रक्षा करो। एक साफ मंच बनाने के बाद गुहे बैठ गया और जियोजिन को आदेश दिया। समझ गया मास्टर, जियोजिन ने जवाब दिया। फिर गुहे ने अपने सिस्टम स्पेस से एक जेड बोतल निकाली। बोतल में 7वीं श्रेणी का अमृत डू एंसेस्टर पिल था। उसने एक गोल गोली निकाली जो अंगूठे के आकार की थी, जिसमें यिन यांग मछली की तरह दोहरा लाल और बैंगनी रंग था, जिससे यह एक रहस्यमय रूप दे रहा था। अध्याय 105 3 सितारा डू पूर्वज। डू पूर्वज की गोली को पकड़कर गुहे ने एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर अपना मुंह खोला और डू पूर्वज की गोली को उसमें डाल दिया। जैसे ही डू पूर्वज की गोली उसके पेट में गई, वह जल्दी से पिघल गई और गुहे के शरीर के भीतर एक विशाल और गर्म औषधीय शक्ति फूट पड़ी। यह ऊर्जा तेजी से उसके अंगों और हड्डियों से होकर बहने लगी। गुहे का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसके मुंह के कोने थोड़े कांपने लगे, जैसे कि एक चुभने वाली सनसनी उसके ऊपर छा गई हो। सौभाग्य से दिव्य अग्नि तकनीक से अपने शरीर को तड़पाने के बाद गुहे के मेरिडियन बेहद लचीले हो गए थे। अन्यथा उसे डू पूर्वज की गोली की शक्तिशाली ऊर्जा को पचाने में संघर्ष करना पड़ सकता था। जैसे ही औषधीय शक्ति तेजी से उसके मेरिडियन से गुजरी, गुहे ने एक गहरी सांस ली। मानसिक आदेश के साथ उसके शरीर के भीतर की दिव्य अग्नि बाहर निकली, विशाल ऊर्जा को ढांकते हुए और उसे दिव्य अग्नि तकनीक के मार्ग पर ले जाती हुई। गुहे के शरीर के भीतर औषधीय शक्ति के उभार के दौरान आसपास के स्थान में तीव्र उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ।
ऊर्जा की लहरें उभरी, जिससे उसके सिर के ऊपर ऊर्जा भंवर बन गए। ये भंवर धीरे धीरे उसकी स्वर्गीय आत्मा के माध्यम से उसके शरीर में फैल गए। अपने भीतर की दिव्य अग्नि के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की थोड़ी बहुत खराब हो चुकी ऊर्जा को परिष्कृत करना गुहे के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। वह जितना चाहे उतना अवशोषित कर सकता था। जैसे जैसे उसके भीतर की ऊर्जा बढ़ती गई, सब कुछ धीरे धीरे एक सहज प्रक्रिया में बदल गया। पूर्वज गोली की दुर्जय शक्ति ने गुहे की वर्तमान शक्ति और शारीरिक सहनशक्ति के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। पूर्वज गोली का सेवन करने के बाद वह लगभग 2 दिनों तक इसी अवस्था में रहा। इन 2 दिनों के दौरान गुहे का शरीर एक चट्टान की तरह स्थिर रहा। केवल एक चीज हिल रही थी, वह थी उसके सिर के ऊपर घूमती हुई ऊर्जा भंवर, जो एक धीमी और स्थिर गुनगुनाहट की ध्वनि उत्सर्जित कर रही थी। गुहे के शरीर के अंदर पूर्वज गोली की जबरदस्त औषधीय शक्ति एक उफनती हुई डुक्यूई में बदल गई थी, जो ज्वार की लहर की तरह उसके मेरिडियन से बह रही थी। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा का निरंतर प्रवाह था, जिसे अंततः दिव्य अग्नि द्वारा परिष्कृत किया गया, शुद्ध डुक्यूई में परिवर्तित किया गया और इस शक्तिशाली शक्ति में एकीकृत किया गया। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा की मात्रा प्रचुर थी, लेकिन गुहे के लिए अवशोषित करने के लिए उपलब्ध हिस्सा पूरी तरह से शोधन के बाद सीमित रहा। फिर भी कुछ न होने से कुछ बेहतर था। समय के साथ ये संचय स्थिर वृद्धि के माध्यम से एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगा। अधिकांश चिकित्सकों के लिए उनके शरीर में डुक्यूई का संचय एक समान सिद्धांत का पालन करता था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमृत का उपयोग करना केवल एक शॉर्टकट था और इसका अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अत्यधिक उपयोग से शरीर के भीतर अस्थिरता और डुक्यूई तैरती रहती थी। हालांकि गुहे को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। उनके दिव्य अग्नि रहस्यों में दर्ज दिव्य अग्नि तकनीक न केवल उनके भौतिक शरीर को बल्कि उनके शरीर के भीतर डुक्यूई को भी परिष्कृत कर सकती थी। दिव्य अग्नि के शुद्धिकरण के बाद सबसे अशुद्ध डुक्यूई भी असाधारण रूप से शुद्ध हो जाएगी। इस बार गुहे की साधना काफी समय तक चली। उनके शरीर के भीतर पूर्वज गोली की औषधीय शक्ति एक दिन पहले ही पूरी तरह से परिष्कृत हो गई थी, फिर भी उन्होंने तुरंत अपना अभ्यास बंद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इसे जारी रखने का विकल्प चुना। एक और दिन बीत गया और इन 3 दिनों के दौरान गुहे ने अपना लगभग पूरा ध्यान स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा को अवशोषित करने में लगा दिया। जैसे जैसे उन्होंने ऊर्जा के इस निरंतर प्रवाह को खींचा, उनके मेरिडियन के माध्यम से बहने वाली डुक्यूई तेजी से जोरदार होती गई। प्रत्येक घुमाव ने उन्हें लगभग अंतहीन शक्ति दी और इस अतिप्रवाह की अनुभूति ने उन्हें स्वर्ग में गर्जना करने जैसा महसूस कराया। गुहे की साधना की चौथी सुबह आखिरकार कुछ हलचल हुई। उनके सिर के ऊपर ऊर्जा भंवर, जो थोड़ा कांप रहा था, धीरे धीरे खत्म हो गया। उनके आसपास के स्थानिक उतार चढ़ाव धीरे धीरे शांत हो गए। ऊर्जा भंवर के गायब होने के कुछ समय बाद गुहे की पलकें हल्की सी झपकने लगीं। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली पुतलियां सामान्य लग रही थीं, बिल्कुल साफ साफ, मानो वह अभी अभी झपकी से उठा हो, कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखा रहा था। उसने अपने हाथ में खेती की मुहर को धीरे से फैलाया, धीरे से अपना सिर उठाया, अपनी हथेली फैलाई और एक विचार के साथ उसके मेरिडियन के भीतर उमड़ता हुआ डुक्यूई फूट पड़ा। यह उसके मेरिडियन से बिना बंधे घोड़ों की तरह बाहर निकलकर उसके शरीर में भर गया। जैसे जैसे उमड़ता हुआ डुक्यूई उसके शरीर के हर हिस्से में समा गया, गुहे की पुतलियां, जो रात की तरह काली थीं, एक तेज चमक के साथ टिमटिमा उठीं। ये चमक लगातार बढ़ती गई और उसकी आभा बढ़ती गई, 2 सितारा पूर्वज स्तर को तोड़ते हुए और 3 सितारा पूर्वज क्षेत्र में कदम रखते हुए। गुहे के शरीर से एक जबरदस्त उपस्थिति निकली, लेकिन जल्दी ही वापस चली गई, बिल्कुल एक घटती हुई ज्वार की तरह। अपने शरीर के भीतर की स्थिति की जांच करने के बाद संतुष्ट होकर गुहे ने स्वीकृति में सिर हिलाया। पूर्वज की गोली वास्तव में 7वीं श्रेणी का अमृत थी। इससे न केवल उसे 3 स्टार पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने में मदद मिली, बल्कि 3 स्टार पूर्वज स्तर पर उसकी साधना भी मजबूत हुई। जियोजिन, चलो। फिर गुहे ने पास में एक टूटी चट्टान पर बैठे जियोजिन को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। चीख। एक तेज चीख के साथ जियोजिन का शरीर तेजी से बड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक विशाल पक्षी आकाश को ढंक गया, जो मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के ऊपर से उड़ रहा था, धीरे धीरे किंगशान टाउन से दूर जा रहा था। गुहे के मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला छोड़ने के एक दिन बाद नीले रंग की एक आकृति उस श्रेणी में प्रवेश कर गई। एक संक्षिप्त विराम के बाद नीली आकृति एमेथिस्ट विंगलान किंग की गुफा के सामने पहुंची। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि यूं थी, जो उस दिन बिना कुछ कहे चली गई थी। इस समय उसने अज्ञात मूल का नीला गाउन पहना हुआ था। गुफा के प्रवेश द्वार पर रुकने और कुछ देर तक झिझकने के बाद यून ने आह भरी और धीरे धीरे गुफा के शांत अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद यून की सुंदर आकृति गुफा से बाहर निकली। उसका चेहरा निराशा और उदासी से भरा हुआ था। वह पहले ही जा चुका है। यून ने अपने हाथ में बैंगनी वस्त्र के कई टुकड़े पकड़े हुए थे और उसकी खूबसूरत आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं।
जब उसने अपने हाथ में टुकड़ों को देखा तो गुफा में अस्पष्ट दृश्य की यादें यून यून के दिमाग में कौंध गईं। कुछ ही पलों के बाद एक नीली आकृति मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर निकल गई। अध्याय 106 टैगरे रेगिस्तान में आगमन। एक और दिन बीत गया। विशाल आकाश में गूहे एक विशाल गोल्डफेदर विशाल ईगल की पीठ पर खड़ा था, उसके हाथ उसके पीछे थे, वह नीचे देख रहा था। क्षितिज पर दूर एक सुनहरा परिदृश्य दिखाई दिया। टैगरे रेगिस्तान, मैं आखिरकार आ गया हूँ। फिर गूहे गोल्डफेदर विशाल ईगल पर सवार होकर सीधे जमीन की ओर उतरा। दूर आकाश में प्रकाश की सुनहरी धारियां क्षितिज को पार कर गईं, जैसे कि विशाल सुनहरे रेगिस्तान में खड़े शहर की ओर बढ़ रही हों। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, गर्मी की एक लहर ने उन्हें घेर लिया। अंतहीन सुनहरे परिदृश्य को देखते हुए गूहे ने सांस छोड़ी। टैगरे रेगिस्तान, मैं यहाँ हूँ। टैगरे रेगिस्तान के निकट होने के कारण हवा शुष्क थी और गर्मी तीव्र थी। आसमान से चिलचिलाती धूप बरस रही थी, जिससे जमीन जल रही थी, और चिलचिलाती गर्मी की लहरें उठ रही थीं, जिससे दृश्य विकृति और धुंधलापन पैदा हो रहा था। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ऐसे माहौल में सहज महसूस करने की उम्मीद नहीं करता। हालांकि गूहे को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां पहुंचने के बाद उसके शरीर के भीतर डुक्यूई का प्रवाह पहले की तुलना में अधिक सहज हो गया था। अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्यचकित भाव के साथ गूहे ने अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने खाली जगह में हल्का सा हाथ डाला। अगले ही पल अग्नि और पृथ्वी दोनों गुणों वाला एक ऊर्जा क्षेत्र सीधे उसकी हथेली में इकट्ठा हो गया। ऊर्जा क्षेत्र को देखते हुए गूहे ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा और एक पल के बाद उसे कुछ एहसास हुआ। तो ये स्थान ज्यादातर अग्नि और पृथ्वी गुण ऊर्जाओं से भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत हुआ कि टैगोर रेगिस्तान अग्नि और पृथ्वी गुणों का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए काफी उपयुक्त था। अगर कोई अवसर होता तो वह लियू लिंग को कुछ समय के लिए प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ आने दे सकता था। यहाँ का वातावरण निस्संदेह उसकी साधना को काफी तेज कर देगा। गूहे का हमेशा अपने शिष्यों को अपने संरक्षण में रखने का कोई इरादा नहीं था। ग्रीनहाउस में फूल कभी भी सही मायने में नहीं उग सकते। जब वे आत्म सुरक्षा की एक निश्चित क्षमता प्राप्त कर लेते तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर छोड़ देता। इसके बाद गूहे ने एक सांस छोड़ी और अपने कपड़ों से धूल झाड़ दी। फिर वह धीमी गति से पास के शहर की ओर चलता रहा। जैसे जैसे वह शहर के करीब पहुंचता गया, उसके आसपास पैदल चलने वालों की संख्या बढ़ती गई। ज्यादातर पुरुषों के धड़ नंगे थे, उनकी गहरी और अच्छी तरह से परिभाषित त्वचा उन्हें एक मजबूत रूप दे रही थी। वे काफी सीधे सादे लग रहे थे। कभी कभी ऐसी महिलाएं भी होती थीं जिनकी त्वचा भी सांवली थी, लेकिन उनका रंग आकर्षक कांस्य रंग का था। ये महिलाएं साम्राज्य के अंदरूनी इलाकों की महिलाओं जितनी आरक्षित और विनम्र नहीं थीं। वे चमड़े के तंग कपड़े पहनती थीं जो उनकी शालीनता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थे। चलते हुए गूहे अपने आसपास के दृश्यों की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाया। इस जगह की महिलाओं के शरीर में बोल्ड और आकर्षक आकृतियां थीं। उनकी पतली कमर खुली हुई थी, लंबी और कसी हुई जांघें केवल छोटी स्कर्ट या शॉर्ट्स से ढकी हुई थीं। उनके हिलते हुए कूल्हे आकर्षण और आकर्षण का स्पर्श जोड़ते थे। यात्रा के दौरान गूहे ने दृश्य का आनंद लिया, अपने होंठ चाटे और शहर की ओर देखा जो अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। शहर के द्वारों के ऊपर शहर की दीवारों पर दो बड़े लाल रंग के अक्षर उकेरे गए थे जो खून की हल्की सी झलक दे रहे थे। रेगिस्तानी शहर। गूहे ने धीरे से फुसफुसाया, मुस्कुराया और शहर के द्वार की ओर चलना जारी रखा। जब वह शहर के द्वार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कवच पहने कई सैनिक शहर में प्रवेश करने वाले लोगों पर चिल्ला रहे थे। उन्होंने अपने हथियार पकड़े हुए थे और चिलचिलाती धूप में आने वाली भीड़ से सवाल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे थके हुए और अधीर थे। ये दृश्य देखकर गूहे थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रेगिस्तान में बसा ये सुदूर शहर इतनी सख्त सुरक्षा वाला होगा। भीषण गर्मी ने शहर के पहरेदारों को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था और वे अधीरता से शहर में प्रवेश करने वाले लोगों पर चिल्ला रहे थे। शहर के द्वार की ओर चलते हुए और सैनिकों की डांट सुनते हुए गूहे ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। गूहे ने लोगों के इस अजीबोगरीब समूह पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी नज़र बुजुर्ग आदमी पर डाल दी। वह काउंटर पर गया और एक नक्शा उठाया और लापरवाही से उसे पलटने लगा। उसे याद आया कि बर्फ सम्राट हाइबोडोंग ने हरे कमल की कोर लौ का एक टुकड़ा यहाँ छिपा रखा था। चूंकि वह आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यह टुकड़ा प्राप्त करना था। अध्याय 107 बर्फ सम्राट। लंबे समय से नहीं देखा। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम मैप पर विचार करते हुए गूहे ने धीरे से मुस्कुराया। दूसरों को परेशान न करने का विकल्प चुनते हुए उसने अपने बगल में काउंटर को देखना शुरू कर दिया। इन काउंटरों पर कई नक्शे रखे हुए थे। गूहे ने प्रत्येक नक्शे की सावधानीपूर्वक जांच की, कभी कभी उन्हें हल्के से हिलाया। उसे याद आया कि मूल कहानी में हाइबोडोंग ने इन नक्शों के बीच ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम मैप छिपा दिया था।
जैसे ही उसने स्पष्ट रूप से चिन्हित मार्गों वाले नक्शों का अध्ययन किया, गूहे की आंखों में आश्चर्य की चमक चमक उठी। नक्शों ने टैग्रे रेगिस्तान के भीतर विभिन्न गुप्त स्थानों के बारे में अविश्वसनीय रूप से विस्तृत जानकारी दी। इसने समझाया कि क्यों है बोडोंग जैसा व्यक्ति, जो अपने स्वभाव के लिए जाना जाता है, प्राचीन मानचित्र जैसी दुकान चला सकता है और इसे रेगिस्तान शहर में इतना प्रसिद्ध बना सकता है। नक्शों की गुणवत्ता अपने आप में बोलती थी। टैग्रे रेगिस्तान में नए लोगों के लिए ये विस्तृत नक्शे निस्संदेह बेहद मददगार होंगे। कुछ देर तक नक्शों का निरीक्षण करने के बाद गूहे को अभी तक ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम नक्शा नहीं मिला था। उसने अभी भी व्यस्त हाई बोडोंग पर नजर डाली, अपने होठों को दबाया और फिर इत्मीनान से दुकान के एक कोने में चला गया। वहां पीले पड़ चुके नक्शों से भरा एक पुराना लकड़ी का स्टैंड उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। ये लकड़ी का स्टैंड काफी पुराना लग रहा था, छेदों और दरारों से भरा हुआ। इस पर कुछ पीले पड़ चुके नक्शे पड़े थे, जिन पर क्षति के निशान थे, जैसे कि वे नक्शा बनाने की प्रक्रिया के दौरान असफल प्रयास थे। गूहे ने लापरवाही से इन पीले पड़ चुके नक्शों को छान मारा और एक हल्की बासी गंध हवा में भर गई, जिससे उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। उसके हाथ के हल्के झटके से असफल नक्शों में से एक ढेर से फिसलकर फर्श पर गिर गया। ये देखकर गूहे की आंखें तेज हो गईं। गिरे हुए नक्शे को वापस लेने के लिए नीचे झुका, उसने उस पर चिन्हित कुछ हद तक परिचित रहस्यमय मार्ग को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद गूहे ने अपनी आंखें सिकुड़ीं और उसके मुंह के कोनों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। वास्तव में ये ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम मैप है। जबकि वह अभी भी इन मार्गों के पीछे के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, इस मानचित्र पर आकृतियां और पैटर्न कुछ हद तक परिचित गुणवत्ता वाले थे। इसने उसे एक ऐसे ही रहस्यमय मानचित्र की याद दिला दी जिसे उसने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में एक गुफा के भीतर देखा था जब वह जियाओ एक्सियन के साथ एक साहसिक यात्रा पर गया था। गूहे मुस्कुराया और जबकि है बोडोंग अभी भी अपने काम में तल्लीन था, चुपचाप मानचित्र को अपनी स्थानिक अंगूठी में छिपा दिया। फिर वह धीरे धीरे अंदर चला गया। जब पीछे से कदमों की आहट आई तो है बोडोंग, जो अभी भी मानचित्र बनाने में डूबा हुआ था, कुछ देर के लिए रुक गया। उसने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा, लेकिन अपना सिर नहीं उठाया, बस इतना कहा, मुझे खेद है, लेकिन दुकान आज के लिए बंद है। अगर आपको मानचित्र खरीदने की ज़रूरत है तो कृपया कल वापस आएं। बोडोंग की कुछ हद तक उदासीन प्रतिक्रिया सुनकर गूहे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे दुकानदार के लिए दुकान के मालिक का स्वभाव अजीब लगा। जैसे ही गूहे जाने वाला था, अचानक दो हटे कट्टे आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनके हाथ कमर पर लगे हथियारों को पकड़े हुए थे। वे उसे डराने धमकाने लगे। ओह! घटनाओं के अचानक मोड़ ने गूहे को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपने सामने खड़ी सुंदर लाल पोशाक वाली महिला को देखा, जो शहर में एक सम्मानजनक पद पर थी। मास्टर आइस को नक्शे बनाते समय परेशान होना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि आप चले जाएं। सुंदर लाल पोशाक वाली महिला, लाल पोशाक उसके शानदार फिगर को उभार रही थी, शांति से पास आए और एक सौम्य स्वर में बोली। महिला की आवाज़ हालांकि काफ़ी कोमल थी, लेकिन उसमें प्रभुत्व और अहंकार का संकेत था। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये हो सकता है कि ये लोग पहले से ही हाई बोडोंग की पहचान जानते हों? ये देखकर कि लाल पोशाक वाली महिला हाई बोडोंग के प्रति इतना सम्मान कैसे दिखा रही थी, गूहे एक पल के लिए अचंभित रह गया। हाई बोडोंग यहाँ एकांत में रह रहा था, उसे अपनी असली पहचान नहीं बतानी चाहिए थी, अन्यथा मित्तल परिवार अब तक उसे ढूंढने आ गया होता। गूहे को यह नहीं पता था कि लाल पोशाक वाली युवती भी इस समय थोड़ी चिढ़ महसूस कर रही थी। वह डेजर्ट सिटी के स्वामी की बेटी थी और लाड़ प्यार की आदी थी। उसने कभी किसी के प्रति इतना सम्मान कब दिखाया था? लेकिन उसके पिता ने उसे बताया था कि इस छोटी सी दुकान का मालिक संभवतः एक शक्तिशाली व्यक्ति है। नतीजतन उसके पिता अक्सर उसे दुकान पर बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने का निर्देश देते थे, ताकि वह इस शक्तिशाली व्यक्ति का पक्ष जीत सके। युवती ने अपने पिता की बातों को दिल से लिया और बुजुर्ग व्यक्ति को सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने की पूरी कोशिश की। हालांकि वह निराश महसूस करती थी कि वह उसके प्रयासों के प्रति उदासीन लग रहा था। जब भी वह दुकान में मदद करती थी, बुजुर्ग व्यक्ति उसे उदासीनता से अभिवादन करता था, जिससे उसे लगता था कि उसकी सराहना नहीं की जा रही है। आमतौर पर गर्व करने वाली युवती के लिए यह स्थिति सहन करना कठिन था। फिर भी भले ही बुजुर्ग व्यक्ति ने कभी उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया था, लेकिन वह अपने पिता की बातों पर दृढ़ता से विश्वास करती थी। और एक निश्चित दिन उसने अनजाने में बुजुर्ग व्यक्ति की आभा को महसूस किया। वह आभा अविश्वसनीय रूप से भयानक थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई और उस पर एक स्थायी छाप छोड़ गई। यही कारण था कि बुजुर्ग व्यक्ति के ठंडे व्यवहार ने उसे नहीं रोका और वह उसके साथ सम्मान से पेश आती रही। यह आज्ञाकारी और सम्मानजनक व्यवहार अक्सर उसके दोस्तों को अविश्वास में डाल देता था। क्या ये वही लड़की थी जिसने एक बार डेजर्ट सिटी को उल्टा पुल्टा कर दिया था? आज युवती बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने के लिए दुकान पर आई थी, ठीक वैसे ही जैसे वह अन्य दिनों में आती थी।
बुजुर्ग व्यक्ति का रवैया हमेशा की तरह ठंडा था। उसने उसे एक संक्षिप्त नज़र से देखा और फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गर्वित युवती अपनी हताशा को छिपा नहीं सकी, और जब गूहे ने साहपूर्वक प्रवेश किया तो वह उसकी झुंझलाहट का लक्ष्य बन गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खुद को मुखर करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। गूहे ने युवती की फटकार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस उसे एक सरसरी नज़र से देखा, अपने हाथ में पकड़ा हुआ नक्शा एक तरफ रख दिया और शालीनता से उन दो हटे कट्टे आदमियों को किनारे कर दिया जो उसका रास्ता रोक रहे थे। ये देखकर कि गूहे ने न केवल उसके आदेशों की अनदेखी की बल्कि सीधे हस्तक्षेप किया, युवती की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने अपनी बर्फ सी सफ़ेद थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और गूहे की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा, जिसे वह बुजुर्ग आदमी के लिए बहुत सम्माननीय मानती थी। लेकिन जब वह उसे दया की भीख मांगते हुए देखने ही वाली थी, गूहे ने कुछ ऐसा किया जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गई। गूहे ने अचानक अपने हाथ में डुक्यूई की एक गेंद उठाए और उसे बुजुर्ग आदमी की ओर आक्रामक तरीके से फेंक दिया, जिसे युवती बहुत सम्मान देती थी। जब उसने ऐसा किया तो गूहे ने धीरे से कहा, बूढ़े आदमी है, एक पुराना दोस्त आपसे मिलने आया है। क्या आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अध्याय 108 हाइबोडोन का आश्चर्य। डुक्यूई की गेंद, जो हाइबोडोन तक पहुंचने ही वाली थी, अचानक एक ठंडी हवा के झोंके से बर्फ के एक टुकड़े में जम गई और फिर वह बूढ़े आदमी के बगल में कमजोर होकर गिर गई। डुक्यूई को बर्फ में बदलते देख लाल पोशाक वाली महिला की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये बूढ़े आदमी द्वारा अपनी आश्चर्यजनक शक्ति को प्रकट करने का एक और उदाहरण था। यह आदमी वास्तव में कुछ भी बेहतर नहीं जानता है। उसने मास्टर आइस के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि बाद में तुम्हारे साथ क्या होता है, महिला ने सोचा, अपना संयम वापस पाया और अपनी आंखों में कुछ हद तक दुर्भावनापूर्ण चमक के साथ गूहे को देखा। उसके विचार में ठंडे और आरक्षित मास्टर आइस इस सफ़ेद कपड़े पहने आदमी को कभी भी आसानी से नहीं जाने देंगे। हालांकि उसके विचार इच्छाधारी सोच से ज्यादा कुछ नहीं थे। गूहे के हस्तक्षेप के बाद हाइबोडोंग ने वास्तव में अपने कार्यों को रोक दिया था। उसने अपने हाथ में रखे नक्शे से अपनी नज़र हटा ली और जब उसने अपने सामने सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी को देखा तो उसके मुरझाए और ठंडे चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। स्पष्ट रूप से गूहे द्वारा उसे बूढ़े आदमी है कहकर संबोधित करने से वह बेचैन हो गया था। तुम हो? हाइबोडोंग ने गूहे की बारीकी से जांच की और उसके भीतर एक परिचय की भावना उमड़ पड़ी। उसे यकीन था कि वह इस आदमी से पहले भी मिल चुका था, लेकिन उसे तुरंत याद नहीं आ रहा था। यह आश्चर्यजनक नहीं था। जब गूहे और हाइबोडोंग मिले थे तब गूहे एक उत्साही युवक था। अब एक दशक से अधिक समय बाद गूहे की शक्ल सूरत में काफ़ी बदलाव आ गया था। इसके अलावा गूहे ने एक घुमक्कड़ व्यक्ति के व्यवहार को आत्मसात कर लिया था और उसकी समग्र उपस्थिति पहले जैसी नहीं थी। हाइबोडोंग ने अपने सामने आकर्षक और शालीन व्यक्ति को देखा जो आकर्षण और शालीनता से भरा हुआ था। वह अजनबी की असली पहचान के बारे में हैरान और संशयी था। ये व्यक्ति कौन है? जिस तरह से उसने मुझे पहले संबोधित किया उससे ये स्पष्ट है कि वह मुझे पहचानता है। हाइबोडोंग के भ्रमित भाव को देखकर गूहे मदद नहीं कर सका, लेकिन ये देख सका कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। एक कड़वी मुस्कान के साथ गूहे बोला, क्या बात है बर्फ सम्राट, बहुत समय हो गया है और तुम मुझे नहीं पहचान सकते गूहे। उस समय किसी ने मेरी निष्ठा के लिए उच्च मूल्य की पेशकश की थी। उसने छठी कक्षा का अमृत नुस्खा दिया था, याद है? ये सुनकर हाइबोडोंग का दिमाग अचानक रोशन हो गया और उसने कहा, तुम गूहे हो? गूहे ने इतना स्पष्ट सुराग दिया, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हाइबोडोंग को याद ना हो। उनके बगल में लाल पोशाक वाली महिला ने देखा कि गूहे ने न केवल हमला किया बल्कि मास्टर आइस के साथ बातचीत भी की। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उसने गूहे पर एक संक्षिप्त नज़र डाली और अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। यह आदमी कौन था और मास्टर आइस उसके साथ इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा था? महिला के भीतर ईर्ष्या की भावना जाग उठी। मास्टर आइस से अकेले निपटने की जितनी भी बार उसने कोशिश की थी, उसने कभी उसके साथ इतनी दयालुता से व्यवहार नहीं किया था। यह आदमी, लाल पोशाक वाली महिला अपने दिल में नाराज़गी महसूस कर रही थी और वापस जाने और किसी से गूहे की उत्पत्ति की जांच करवाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उनके मुंह से निकले शब्दों ने उसे ऐसा जकड़ दिया मानो बिजली गिर गई हो। बेशक ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं था। दुकान के अंदर 3 युवक और कई हटे कट्टे आदमी हाइबोडोंग के मुंह से गूहे नाम सुनकर सभी कठोर हो गए। उनके पूरे शरीर मानो जम गए हों। गूहे, डैन किंग गूहे। दुकान के अंदर हर एक नज़र आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि वे अपने सामने सफ़ेद कपड़ों में गूहे को देख रहे थे। उनके दिमाग इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। जियामा साम्राज्य में डैन किंग गूहे का नाम व्यापक रूप से जाना जाता था। इसलिए गूहे नाम सुनते ही लाल पोशाक वाली महिला और अन्य लोगों को सहज रूप से महान डैन किंग गूहे का ख्याल आया।
दुकान के अंदर जब उन्होंने गूहे को हाइबोडोन के साथ सहजता से बातचीत करते देखा तो उनके तिरस्कारपूर्ण भाव धीरे धीरे नरम पड़ गए। हालांकि वह घमंडी थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। गूहे और उनकी बातचीत के प्रति रहस्यमय बूढ़े आदमी के रवैये को देखकर वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने सफ़ेद कपड़े पहने आदमी की पृष्ठभूमि असाधारण थी। ये सोचकर लाल पोशाक वाली महिला ने कुछ हद तक कड़वी मुस्कान बिखेरी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने डरते हुए कहा, मास्टर आइस। उनकी बातचीत बाधित हुई। हाइबोडोन ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा और लाल पोशाक वाली महिला को एक नज़र देखा। उसने उदासीनता से कहा, अब तुम वापस जा सकती हो। भविष्य में फिर से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पिता से कहो कि उनकी चालें कुछ कमज़ोर हैं। हाइबोडोन के खारिज करने वाले शब्दों को सुनकर लाल पोशाक वाली महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने लाल होठों को काट लिया। उसका इरादा हाइबोडोन को एक छात्र के रूप में स्वीकार करने का था, लेकिन उसके शब्दों ने स्पष्ट रूप से उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उस पल महिला को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसकी आंखें नम हो गई हैं और उसकी लंबी पलकें नम हो गई हैं। अपनी वर्तमान स्थिति में वह अब गूहे के प्रति वही अहंकार नहीं दिखाती थी जो वह पहले दिखाती थी। हाइबोडोन के उदासीन रवैये को देखकर गूहे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस बूढ़े आदमी का दिल वाकई बहुत जिद्दी था। जबकि महिला के अहंकारी रवैये ने उस पर बुरा प्रभाव डाला था, वह आखिरकार हाइबोडोन के लिए काम कर रही थी। वह हाइबोडोन का पक्ष जीतने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस जिद्दी और उदासीन बूढ़े आदमी का अभी भी उसके साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़े आदमी का स्वभाव उसके आइस सम्राट के खिताब से मेल खाता था। हाय ओल्ड मैन, आपकी हैसियत के साथ एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना वास्तव में आपका अपमान है। गूहे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और काउंटर पर एक नक्शे के साथ खेलते हुए मजाक में टिप्पणी की। ये सुनकर हाइबोडोन एक पल के लिए रुक गया। गूहे के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। अपनी उंगली के सिरे पर पीले रंग की स्टोरेज रिंग पर अपनी उंगली के हल्के स्पर्श से स्क्रॉल के बाद स्क्रॉल दिखाई दिए और उसने लाल पोशाक वाली महिला की ओर एक स्क्रॉल फेंका। असहायता के भाव के साथ कहा, यह एक निम्न स्तरीय प्रोफाउंड रैंक डू तकनीक है। चूंकि आपने इतने लंबे समय तक मेरी मदद की है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा। मुझे पता है कि आप चाहते थे कि मैं आपको एक छात्र के रूप में स्वीकार करूं, लेकिन मेरा वास्तव में ऐसा इरादा नहीं है, इसलिए इसे मेरा मुआवजा समझें। स्क्रॉल को चकित रूप से प्राप्त करते हुए लाल पोशाक वाली महिला ने अपने होठों को कसकर दबाया। थोड़ी देर बाद वह गूहे के प्रति आभार व्यक्त करते हुए थोड़ा झुकी। फिर उदास चेहरे के साथ वह दुकान से बाहर निकल गई। लाल पोशाक वाली महिला के जाने के बाद दुकान में मौजूद अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए। एक पल में दुकान अपनी वीरान स्थिति में लौट आई। हे, मैं हमेशा से ही एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जिसे आज़ादी पसंद है और मुझे छात्रों को पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह मेरे पीछे आए, लेकिन उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। महिला के जाने के बाद हाइबोडोन ने मुस्कुराते हुए समझाया। मुस्कुराते हुए गूहे ने हाइबोडोन की ओर देखा और कहा, यह सच है। प्रसिद्ध बर्फ सम्राट आसानी से शिष्यों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर हाइबोडोन ने गूहे की ओर देखा। उनकी निगाहों में उलझन का भाव था। गूहे, आपको ये जगह कैसे मिली? अध्याय 109 सौदा। हाइबोडोन की पूछताछ का सामना करते हुए गूहे ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ईमानदारी से कहूं तो वह समझा नहीं सकता था। तो गूहे ने सहजता से उत्तर दिया, मेरे अपने तरीके हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि इस सुदूर छोटे से शहर में छिपने का मतलब है कि कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता? ये सुनकर हाइबोडोन एक पल के लिए अचंभित रह गया। फिर उसने गूहे को एक गहरी नज़र से देखा और थोड़ी देर बाद उसके बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम वास्तव में प्रसिद्ध डैन किंग गूहे हो। तुम्हारे तरीके वास्तव में असाधारण हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम बच्चे इस स्तर तक बढ़ सकते हो। ये कहने के बाद हाइबोडोन ने प्रशंसा की भावना से गूहे को देखा। पिछले कुछ वर्षों में भले ही वह इस सुदूर छोटे से शहर में खुद को एकांत में रखता था, लेकिन वह जियामा साम्राज्य में डैन किंग गूहे की प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ था। गूहे वास्तव में बर्फ सम्राट के रूप में अपने खिताब के दिनों की तुलना में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। उस समय के बारे में सोचते हुए जब गूहे ने अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पहला स्थान जीता था, तब वह सिर्फ एक युवा था। हालांकि गूहे ने असाधारण प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह आज जो सफलता प्राप्त कर रहा है उसे प्राप्त करेगा। 20 उन्नत अध्याय पढ़ने के लिए मेरे पैट्रियन से जुड़ें। आज मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए मैं कल वादा किए गए बड़े पैमाने पर रिलीज अध्याय पोस्ट करूंगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। पढ़ने में मज़ा आया। एक पल के लिए हाइबोडोन कुछ भावुक हो गया। हाइबोडोन के चेहरे पर पुरानी यादों के भाव देखकर गूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बर्फ की तरह ठंडा बर्फ सम्राट इतना भावुक कब हो गया? बर्फ सम्राट
ये सुनकर हाइबोडोन की आंखों में एक तरह की समाधि दिखाई दी और वह बुदबुदाया, पूर्व बर्फ सम्राट बहुत पहले ही गायब हो गया है। अब आपकी नज़र में मैं सिर्फ डू स्पिरिट स्तर का एक बूढ़ा आदमी हूँ। ये सुनकर गूहे ने एक पल के लिए हाइबोडोन का आकलन किया और शांति से कहा, हाय ओल्ड मैन, आपको किसी तरह के अभिशाप से सील कर दिया जाना चाहिए था, जिससे आपकी ताकत डू स्पिरिट स्तर तक गिर गई, है ना? गूहे के शब्दों पर हाइबोडोन ने कुछ कड़वाहट से सिर हिलाया और आह भरी, ये सही है। साम्राज्यों के बीच मजबूत पीढ़ी की बैठक में भाग लेने के बाद मैं टैगोर रेगिस्तान में आया था। संयोग से मुझे एक नक्शे का टुकड़ा मिला। हालांकि इससे सर्पों की रानी मेडुसा सांप कबीले की शासक का पीछा करना पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि मेडुसा डू सम्राटों में शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है। यदि सांप कबीले में उसके जैसे और विशेषज्ञ होते तो वे बहुत पहले ही मानव साम्राज्यों पर हमला कर सकते थे। उस लड़ाई में मैं बिना किसी आश्चर्य के उससे हार गया। हालांकि मैं बाद में भागने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे उसके सांप सील अभिशाप से शापित कर दिया गया। न केवल मेरा शरीर तेजी से बूढ़ा हो गया, बल्कि मेरी ताकत भी डू स्पिरिट स्तर पर सील हो गई। हाइबोडोन ने आह भरी और आगे कहा, इतने सालों से मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, उस नक्शे के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि कुछ ऐसा मिल जाएगा जो अभिशाप को दूर कर सके। हालांकि नक्शा पूरे नक्शे का एक छोटा सा हिस्सा है और मेरे व्यापक अनुभव के बावजूद मैं इसे डिकोड नहीं कर सका। ये सुनकर गूहे थोड़ा मुस्कुराया और फिर अपने स्टोरेज रिंग से पहले प्राप्त किए गए नक्शे का टुकड़ा निकाला। उसने इसे ऊपर उठाया और पूछा, क्या ये वही टुकड़ा है जिसका तुमने उल्लेख किया था? जब उसने गूहे के हाथ में पकड़े हुए टुकड़े को देखा तो हाइबोडोन के हाव भाव थोड़े बदल गए। एक पल के बाद वह कुछ हद तक नाखुश दिखाई दिया और उसने गूहे से कहा, गूहे, तुमने मेरी सहमति के बिना मेरा सामान ले लिया है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? हाइबोडोन की जलन का सामना करते हुए गूहे उदासीन रहा और कहा, चलो एक सौदा करते हैं, मुझे ये टुकड़ा चाहिए। इन शब्दों पर हाइबोडोन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सख्ती से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ये टुकड़ा इतने लंबे समय से तुम्हारे पास है और तुम इसके रहस्यों को उजागर नहीं कर पाए हो। तुम इसे मुझे क्यों नहीं दे देते और मैं एक शर्त पर सहमत हो सकता हूँ, गूहे ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। एक शर्त? ये सुनकर हाइबोडोन थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम मेरे अंदर की सील नहीं तोड़ सकते, मैं सहमत नहीं होऊंगा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास एक स्वर्गीय ज्वाला है? गूहे ने मनोरंजन के संकेत के साथ जवाब दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक विचार के साथ बैंगनी ज्वाला की एक किरण तुरंत उसकी हथेली में दिखाई दी। जैसे ही बैंगनी लौ दिखाई दी, आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया और पूरे कमरे का तापमान तुरंत बढ़ गया। जिस क्षण गूहे की हथेली में स्वर्गीय लौ दिखाई दी, गूहे की हथेली में लौ को देखते ही हाइबोडोन की आंखें जम गईं। उसकी निगाहें सदमे से भरी हुई थीं और फिर यह अत्यधिक उत्साह में बदल गईं। वह हकलाते हुए बोला, क्या यह एक स्वर्गीय लौ है? गूहे ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, हाँ, मेरे हाथ में लौ वास्तव में एक स्वर्गीय लौ है। अब क्या मेरे पास आप पर लगी मुहर हटाने की योग्यता है? गूहे की पुष्टि प्राप्त करने पर हाइबोडोन की वृद्ध आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। चूंकि आपके पास एक स्वर्गीय लौ है और आपकी कीमिया कौशल के साथ आप वास्तव में मुझ पर लगी मुहर हटा सकते हैं, हाइबोडोन ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। जब तक आप मुझ पर लगी मुहर हटा सकते हैं, मैं आपको नक्शे का ये टुकड़ा दूंगा। आप क्या कहते हैं? ये सुनकर गूहे मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम्हारी सील हटाने में मदद करना कोई समस्या नहीं है। हालांकि मुझे नक्शे का पूरा टुकड़ा चाहिए। गूहे को याद आया कि उसके पास जो टुकड़ा था वह अधूरा था और वह जानता था कि हाइबोडोन के पास उसका दूसरा आधा हिस्सा था। गूहे की बातें सुनकर हाइबोडोन के हाव भाव थोड़े बदल गए। ये दर्शाता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि गूहे को ये पता चलेगा। एक पल के बाद हाइबोडोन का चेहरा अपने सामान्य संयम में लौट आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में तुम हमेशा की तरह समझदार हो, डैन किंग गूहे। अगर मेरे शरीर पर लगी सील हटा दी जाए तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें नक्शे का बचा हुआ आधा हिस्सा दे दूंगा। इस जवाब पर गूहे ने राहत की सांस ली और सिर हिलाते हुए हाइबोडोन की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। गूहे की सिर हिलाते हुए देखकर हाइबोडोन आखिरकार शांत हो गया और उसके बूढ़े चेहरे पर प्रत्याशा की भावना दिखाई दी। मुझे नुस्खा दे दो। ओह, और तुम्हें किसी कीमियागर से गोली बनाने के लिए कहते समय नियमों के बारे में पता होना चाहिए, है न? गूहे ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम खुद ही सामग्री जुटाते हो। अध्याय 110, रेगिस्तानी शहर छोड़ना। ये सुनकर हाइबोडोन के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। स्वाभाविक रूप से वह इस नियम से अवगत था। ये कीमिया समुदाय के भीतर एक अलिखित समझौता था। हालांकि जब उसने गूहे की प्रतिक्रिया सुनी तो हाइबोडोन के पुराने हाथों ने उसकी दाढ़ी के कुछ बालों को पकड़ लिया। वह कुछ हद तक शर्मिंदा दिख रहा था।
उसने समझाया, मैंने सूचीबद्ध नुस्खे के अनुसार लगभग सभी आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली है। इस समय मुझे केवल एक घटक की कमी है। गूहे ने हैरान होकर पूछा, आपको कौन सा घटक याद आ रहा है? हेबोडोंग ने असहज महसूस करते हुए इसे पेश किया। इस घटक को सैंड मंडला ऑफ द सैंड्स कहा जाता है। ये केवल टैगोर ग्रेट डेजर्ट में ही पाया जा सकता है। तापमान जितना अधिक होगा, इसके मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन आप जानते हैं, मैं बर्फ की विशेषता तकनीक का अभ्यास करता हूं और मेरे भीतर रानी मेडुसा द्वारा लगाई गई मुहर भी है। जिस क्षण मैं टैगोर ग्रेट डेजर्ट के दिल में कदम रखूंगा, वह मुझे पहचान लेगी। तो हेबोडोंग की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर गूहे ने उसे एक गहरी नज़र से देखा और पूछा, क्या आप मुझसे ये जड़ी बूटी अपने लिए खोजने के लिए कह रहे हैं? मैं आपको याद दिला दूं कि आप पहले से ही मेरे द्वारा आपके लिए दवा बनाने के साथ एक बढ़िया सौदा पा रहे हैं। इस मानचित्र के टुकड़े के मूल्य को देखते हुए मुझे आपके लिए विशाल रेगिस्तान में जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए कहना थोड़ा ज्यादा लगता है। गूहे के शब्दों को सुनकर हेबोडोंग ने अजीब तरह से ठहाका लगाया, फिर हार मानने के लहजे में कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास एक जानकारी है जो आपको जरूर दिलचस्प लगेगी। कौन सी जानकारी? गूहे ने कुछ आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। मेरे पास जो जानकारी है वह स्वर्गीय लपटों से संबंधित है। हेबोडोंग ने कहा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं क्योंकि वह सीधे गूहे को देख रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया और आगे बोला, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये जानकारी आपको रेत के रेत मंडल को खोजने में मेरी मदद करने के लिए राजी कर सकती है। स्वर्गीय लपटें शब्द सुनते ही गूहे का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने अपनी नज़र हेबोडोंग पर टिका दी। आपने टैगोर रेगिस्तान में स्वर्गीय लपटों की उपस्थिति के बारे में कुछ सुना होगा। हेबोडोंग ने गूहे को एक फीकी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तो क्या आप जानते हैं कि यह स्वर्गीय ज्वाला कहाँ स्थित हो सकती है? मुझे मानचित्रण में विशेष रुचि है और मैंने टैगोर ग्रेट डेजर्ट में कुछ समय बिताया है। मैं अपनी जांच के माध्यम से स्वर्गीय लपटों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहा। हालांकि मैं स्वर्गीय लपट के सटीक स्थान के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उन स्थानों का अच्छा अंदाजा है जहां इसे पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। मेरी जानकारी के बिना भले ही आप टैगोर रेगिस्तान में 1 साल से अधिक समय बिताएं, स्वर्गीय लपट प्राप्त करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। क्या आप मुझे रेत के रेत मंडल को प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार होंगे? बदले में मैं इन वर्षों में स्वर्गीय लपटों के बारे में एकत्र की गई सभी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, हेबोडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सौदा। गूहे ने संकोच नहीं किया और सीधे सहमत हो गया। स्वर्गीय लपटों का आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण था और वह इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कीमत चुकाने को तैयार था। गूहे की सहमति देखकर हेबोडोंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपनी जेब से हाथ डाला और चर्मपत्र का एक पतला टुकड़ा निकाला। उसने इसे गूहे को सौंपते हुए कहा, अपनी खोजबीन के दौरान मैंने पाया कि टैगोर रेगिस्तान में 3 स्थान हैं जहां स्वर्गीय ज्वालाएं होने की सबसे अधिक संभावना है। ये तीनों स्थान इस मानचित्र पर चिन्हित हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गूहे ने धीरे से चर्मपत्र लिया। इसे देखने के बाद उसने ध्यान से इसे खोला। उसे जो मिला वह टैगोर महान रेगिस्तान का एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत मानचित्र था, जो काउंटर पर उपलब्ध मानचित्रों से कहीं बेहतर था। इस मानचित्र ने न केवल रेगिस्तान में जल स्रोतों के स्थानों को सटीक रूप से चिन्हित किया, बल्कि पूरे रेगिस्तान में बिखरे हुए सांप मानव जनजातियों को भी इंगित किया। क्या आप मानचित्र पर 3 ज्वाला के निशान देखते हैं? हेबोडोंग ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। ये सुनकर गूहे की नज़र मानचित्र पर घूमी और वास्तव में उसने मानचित्र के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिशाओं में 3 बहुत ही विशिष्ट ज्वाला प्रतीकों की खोज की। ये 3 स्थान टैगोर रेगिस्तान में सबसे संभावित स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां एक स्वर्गीय ज्वाला छिपी हो सकती है। इन 3 ज्वाला प्रतीकों की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए हेबोडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये मेरे अन्वेषण और तर्क के आधार पर अनुमानित हैं। सटीकता की 100% गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन निस्संदेह यह आपके आंख मूंद कर इधर उधर टटोलने से बेहतर है। ये सुनकर गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया। भले ही उसके पास असाधारण आत्माबोध था, लेकिन टैगोर महान रेगिस्तान विशाल था और इसके भीतर एक स्वर्गीय ज्वाला का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। हेबोडोंग का विस्तृत नक्शा निस्संदेह उसे बहुत समय और प्रयास बचाएगा। याद रखें, पूर्व और उत्तर में ज्वाला प्रतीकों से चिन्हित स्थानों पर जाना सबसे अच्छा है। जहां तक पश्चिमी स्थान की बात है, यदि संभव हो तो वहां जाने से बचें। क्यों? क्योंकि वह स्थान टैगोर रेगिस्तान के गहरे दिल के करीब है। रानी मेडुसा अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले किसी भी इंसान की उपस्थिति को महसूस कर सकती है। हालांकि आपके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है, अगर आप भयानक रानी मेडुसा से भिड़ गए तो मुझे संदेह है कि आपके पास जीवित बचने का बहुत मौका होगा। रानी मेडुसा की भयावह ताकत के बारे में सोचते हुए हेबोडोंग ने डर के एक संकेत के साथ आह भरी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, थोड़ा सिर हिलाते हुए गूहे ने शांति से जवाब दिया।
वह जानता था कि अगर उसे अन्य 2 स्थानों पर स्वर्गीय ज्वालाओं के कोई निशान नहीं मिले तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह ज्वाला के प्रतीक से चिन्हित पश्चिमी स्थान पर जाएगा। हाइबोडोंग ने जिस खतरे का उल्लेख किया था, गुहे ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी 3 सितारा डू पूर्वज शक्ति के साथ वह पूरे टैगोर महान रेगिस्तान पर हावी हो सकता था। यहाँ तक कि अगर रानी मेडुसा का सामना भी उससे होता तो वह आसानी से वश में हो जाती। मैं आपकी सहायता के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने में सफल होंगे और फिर रेत के रेत मंडल को वापस लाएंगे। गुहे को ध्यान से नक्शा रखते हुए देखकर हाइबोडोंग मुस्कुराया। जहाँ तक नुस्खे और छोटे नक्शे के टुकड़े की बात है तो मुझे उन्हें थोड़ी देर के लिए रखने की अनुमति दें। जब आप वापस आएंगे तो मैं उन्हें आपको सौंप दूंगा। समझ गया। गुहे ने कृतज्ञता में अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए थोड़ा सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं विदा लेता हूँ। ये कहकर गुहे सीधे दुकान से बाहर चला गया। दुकान से बाहर निकलते हुए वह सीधे सादे और सादे दुकान के दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और चिलचिलाती धूप को उबलते पानी की तरह अपने चेहरे पर गिरने दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी।